अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। एक्चुअली ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट कॉमन आरबीसी मेम्ब्रेन डिसऑर्डर है ग्लोबली, पार्टिकुलरली जो है वेस्टर्न साइड पे। इसमें ना जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है ना आरबीसी की, जो मेम्ब्रेन है उसमें जो है डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से सेल्स का अपना नॉर्मल जो बाय कनकेव डिस्क शेप होती है आरबीसी की वो लॉस हो जाती है और सेल जो है रिजिड हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्फेरोसाइट। ठीक है। अब ये रिजिड सेल क्या क्या है काम कि ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, स्प्लीन से जब पास करेगा तो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसकी वजह से इसकी शॉर्ट एंड रेड सेल लाइफ स्पैन होता है, यानी हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी। तो इटियोलॉजी ये है कि यूजुअली ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है 75%, रिमेनिंग केसेस में ये ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकता है या इसमें न्यू म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, यानी 75% ये डोमिनेंट है, वरना ये डी नोवो म्यूटेशंस या रिसेसिव कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो इसने डिफेक्ट नहीं बताया कि इसमें जो है आरबीसी मेम्ब्रेन को जो जीन इनकोड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं एनकायरिन, या जैसे स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन में अल्फ़ा स्पेक्ट्रिन हो गया, बीटा स्पेक्ट्रिन, उनके अंदर जो है उन प्रोटीन्स को जो जीन इनकोड कर रहा है, या फिर बैंड 3 प्रोटीन या बैंड 3 प्रोटीन के अलावा, या फिर अगर प्रोटीन 4.2, ये डिफरेंट नाम्स हैं, उनमें जो है म्यूटेशन आ जाती है इनकी जीन्स में। तो डिफेक्ट जब होगा तो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइटोस्केलेटन जो है, इनर मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, उनका लिंक वीक हो जाएगा और आउटर लिपिड बाइलेयर का। ठीक है। तो जो स्फेरोसाइट्स है इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अल्टर होगा, ये इजीली जो है डिफॉर्म नहीं हो पाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे, सिक्वेस्टर्ड हो जाएंगे, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको क्रोनिक अनीमिया रहती है। ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग यही है कि न्यूबॉर्न में क्योंकि हीमोलाइसिस हो रही है तो उसको अनीमिया रहेगी और हाइपर बिलिरुबिनीमिया रहेगी, यानी बच्चा नियोनेट जो है ना उसको जॉन्डिस होगी। मोस्ट इनिशियल फाइंडिंग हमें यही मिलती है। एनीमिया और स्प्लीनोमेगाली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन सीवियर जॉन्डिस हमें इसमें मिलता है जो बच्चे को कर्निक टेरिस भी करवा सकता है। ओल्डर बच्चा जो होगा ना, इन्फेंट या ओल्डर बच्चा, उसको जो है वो क्लासिक ट्रायड मिलता है। वो ट्रायड आपने याद रखना है, अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली। अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली ट्रायड है। ठीक है। पेलार, जॉन्डिस, फटीग, एक्सरसाइज, इसको छोड़ें, अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली। अच्छा, सीवियर केसेस में जो ना बहुत मार्क्ड एक्सपेंशन हो जाती है डिप्लॉय ऑफ द स्कल की और मेडुलरी रीजन ऑफ अदर बोन्स। स्प्लीन यूजुअली इनलार्ज हो जाती है, पिगमेंट्री यानी बिलिरुबिन गाल स्टोन्स बन जाते हैं 4 से 5 साल की उम्र के दरमियान। ठीक है। पिगमेंट्री गाल स्टोन क्योंकि वह आरबीसी की हीमोलाइसिस हो रही है। एरिथ्रॉइड मेरो फेलियर हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में सीवियर अनीमिया होगी, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, हाइपोक्सिया, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और डेथ। ठीक है। तो यानी आप एनीमिया के सिम्टम्स में आप याद रखें, बच्चे को पिलार है, फटीग है, लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरिटेबल है। हीमोग्लोबिन इसमें 9 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में होती है माइल्ड केसेस में। ठीक है। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बड़ी हो गई है, उसको फिल्टर और डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही एबनॉर्मल स्फेरोसाइट्स को। 5 साल की उम्र में हमें स्प्लीनोमेगाली मिल जाता है, और गाल स्टोन, कोलीलिथियासिस जैसी कॉम्प्लिकेशन। तो कैसे हम डायग्नोस करते हैं इसमें? अच्छा, इसकी ना क्राइसिस भी होती है, एक्यूट एक्सासर्बेशन होती है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की, उसको हम कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस। बच्चों को जब ये होता है तो उनके वर्सनिंग हो जाती है उनकी अनीमिया की, और वो किसी वायरल इन्फेक्शन के ट्रिगर की वजह से होता है। तो उसमें एप्लास्टिक क्राइसिस जो है ना, उसको वो एक्चुअली एक टेम्परेरी आरबीसी की प्रोडक्शन में डिक्रीज आ जाता है उसको, और वो वायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से होता है। सडन हो सकता है, सिवियर ड्रॉप इन द हीमोग्लोबिन के उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा है हीमोलाइटिक क्राइसिस। हीमोलाइटिक में ना आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। एप्लास्टिक क्राइसिस में जो है टेम्परेरी आरबीसी की प्रोडक्शन में ही डिक्रीज़ आया था, जहाँ पर हीमोलाइटिक क्राइसिस में डिस्ट्रक्शन में इंक्रीज़ आ जाएगा, जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो अनीमिया और जॉन्डिस वर्स हो जाएगी। ठीक है। कैसे डायग्नोज किया आपने इसको? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है। एक तो 6 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर आपको हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो यूजुअली इसमें लो मिलते हैं, अनीमिया मिलेगी, और रेटिकुलोसाइट काउंट जो है, क्योंकि बोन मैरो अटेम्प्ट कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है हीमोलाइसिस को, तो रेटिक काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप सीबीसी करवाइए एक तो। दूसरा, जब आप पेरिफेरल स्मेयर करवाओगे ना, तो उसमें आपको स्फेरोसाइट्स मिलेंगे, छोटे से डार्क स्फेरिकल रेड सेल्स होंगे जिनमें सेंट्रल पेलार नहीं होगा, इसका हाल मार्क है। तो आरबीसी इन द पेरिफेरल blood film vary in the size, include reticulocytosis, spherocytosis, presence of spherocyte in the blood can be confirmed by osmotic fragility test। ये भी एक टेस्ट होता है, ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन टेस्ट होता है,
ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्लासिक टेस्ट है, जिसमें स्फेरोसाइट्स जो है ना स्वेल नहीं हो पाएंगे, लाइज भी नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं जब आप उसको हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन में डालोगे, जबकि नॉर्मल आरबीसी ऐसे करता है, टूट जाता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, एक और इसमें एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं योसिन 5 मेलामाइड टेस्ट बाइंडिंग टेस्ट। ठीक है, योसिन 5 मेलामाइड या आप ईएमए बाइंडिंग टेस्ट भी कह सकते हो। ये नया हाई सेंसिटिव फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट है, जिसमें बाइंडिंग ईएमए की रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ जो है मेजर की जाती है, जो यहाँ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में रिड्यूस बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इनकी डायग्नोसिस जो है एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया भी हमें मैरो मिलेगा इन द मैरो एस्पायरेट या बायोप्सी। ये तो इतना नहीं किया जाता। एक तो सीबीसी के ज़रिए पेरिफेरल स्मेयर हो गया, दूसरा हम इनका सीरम बिलिरुबिन देखेंगे, उसमें अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट जो है वो बड़ी भी होगी। दूसरा इसमें ना डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, कूम टेस्ट, वो नेगेटिव होगा, ताकि आप ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया को रूल आउट करो। ठीक हो गया। मैनेजमेंट कैसे करनी है, सपोर्टिव ही होती है, सिवियरिटी ऑफ हीमोलाइसिस पे डिपेंड करती है। एक तो इनको फॉलिक एसिड देना है ताकि इनके आरबीसी बनते रहें। ठीक है, 1 मिलीग्राम डेली शुड बी एडमिनिस्टर्ड, ताकि उनको डेफिशिएंसी ना हो और डिक्रीज़ ना आ जाए एथ्रोपोइसिस में। ठीक है, दूसरा आपने इसकी जो है वो वैक्सीन्स देनी है। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी जो है वो 5 से 6 साल की उम्र के बाद करनी होती है। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का। ठीक है, ये तब हम करते हैं जब मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ हो, जिसमें रोज़ाना ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ रहा है और स्प्लीनोमेगाली या गालस्टोन जैसी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गई है, तो 5 से 6 साल की उम्र के दरमियान करना होता है, क्योंकि सेप्सिस का रिस्क इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है यंग बच्चों में, तो इसलिए हम 5 से 6 साल की उम्र का इंतज़ार करते हैं। तो स्प्लीनेक्टमी से पहले हमेशा न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मेनिंजोकोकस जो भी इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उनकी इम्यूनाइजेशन करनी होगी, वैक्सीन लगानी होगी, फिर और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देना होगा। ठीक हो गया। तो प्रोफाइलेक्टिकली पेनिसिलिन वी दिया जाता है 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली एडल्टहुड तक आफ्टर द स्प्लीनेक्टमी। पार्शियल स्प्लीनेक्टमी भी की जा सकती है जो 5 साल से यंग बच्चे हैं। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट में ना इसमें फोटोथेरेपी या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नियोनेट्स में करना होता है, जो बच्चा पैदा हुआ है फिर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का सिवियर नियोनेटल जॉन्डिस है, तो आप फोटोथेरेपी दोगे और या रेयरली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करोगे ताकि कर्नेक टेरेस ना हो जाए। रेड सेल ट्रांसफ्यूजन हम अक्यूट ए प्लास्टिक क्राइसिस में या क्रोनिक सिवियर अनीमिया में करेंगे। ठीक है, अक्यूट ए प्लास्टिक क्राइसिस मैंने बताया ना कि आरबीसी की प्रोडक्शन ही कम हो जाती है, पार्वोवायरस B19, तो उसमें हम ट्रांसफ्यूज। दैट्स इट। प्रोग्नोसिस कैसी है, स्प्लीनेक्टमी से साइंस और सिम्टम जो है वो रिड्यूस होंगे, एलिमिनेट होंगे और कोलीलिथियासिस का रिस्क भी कम होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक होगा सिकल सेल एनीमिया।